साकिब अली राना को कि वो अपना स्क्रिप्ट हमारे सामने पेश करें। तो ये भी एक स्कोप के लिहाज से, कैनवस के लिहाज से एक काफी एपिकल किस्म की स्टोरी है जिसको हमने रिड्यूस करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। आई एम श्योर कि ही वुड वांट टू डेवलप इट फर्दर लेटर। तो इसका टाइटल है अज़ल से अबद तक। तो अब मैं साकिब के हवाले करता हूँ। ओवर टू यू साकिब। थैंक यू शाहिद साहब। ड्रामे का नाम है अज़ल से अबद तक और इसके मरकज़ी किरदारों में शामिल हैं अलेक्सिस जो कि एक यूनानी बादशाह है, और अलीज़े जो कि हमारे मौजूदा दौर की एक एक्ट्रेस है, सिमोनी जो कि क़ुरून वस्ता का एक कुम्हार है, और एक मजजूब शख्स जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। सीन नंबर 1, एक वेटिंग रूम। स्टेज पर मुकम्मल अंधेरा है। अलेक्सिस की आवाज़ आती है। कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ये कैसा आलम है, ना धड़कन की धमक, ना सांस की रवानी। कहीं मेरे हवास जवाब तो नहीं दे गए। तभी अलीज़े की आवाज़ आती है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन कौन बोला? तुम मुझे सुन सकती हो? सिर्फ सुन नहीं सकती, देख भी सकती हूँ। चाहो तो तुम भी देख सकते हो। वाकई? कैसे? आंखें तो खोलो बुद्धू। आंखें? मेरा चेहरा, मेरा तन, मुझे अब इसका एहसास ही कहाँ है। अभी हो जाएगा। आउच! अलेक्सिस की हल्की सी चीख के साथ एकदम लाइट्स ऑन होती हैं। स्टेज पर एक बेंच पर दाईं जानिब अलीज़े, उसके साथ अलेक्सिस, फिर सिमोनी, और इंतहाई बाईं जानिब एक मजदूर सुकड़ कर बैठा है। अलेक्सिस हैरानी से दाएं बाएं देख रहा है। तभी सिमोनी उसका इस्तकबाल कुछ यूं करता है। सुबह बखैर। हम जिंदा हैं? वो जंग, वो घाव, क्या हमारे तबीब का मरहम इतना ही मुअस्सर था कि उस गहरे जख्म को ठीक करके हमारी जान बचा ली? अलीज़े और सिमोनी एक दूसरे को मखमसाना अंदाज से देखते हैं। मुझे ये बताते हुए अफसोस होगा कि आपकी खुशख्याली बेजा है। मतलब हम या सब इस दुनिया से गुजर चुके हैं। ओह, तो हम अब कहाँ हैं? वसौक से तो कुछ नहीं कह सकते, मगर मालूम होता है कि हमारे हिसाब किताब का मामला होने वाला है। यकीनन यकीनन ये दूसरा आलम है। जमीन पर ये कैसे मुमकिन था कि एक अजीम शान बादशाह के बराबर आम इंसानों को बिठा दिया जाए? मर गए, मगर खप्ते अजमत नहीं मरा। तभी अलेक्सिस की नज़र मजजूब पर पड़ती है। ये कौन है? हालात से तो आप ही की राया का मालूम होता है। हरगिज नहीं। जरा इसका पहनावा तो देखो। हमारी सल्तनत में लोग ऐसे बेढंगे चोगे नहीं पहनते थे। हो प्लीज, ये उस साल का सबसे ट्रेंडी कोट था। क्या मतलब? क्या ये शख्स तुम्हारे दौर का है? नहीं, मगर ये चोगा इन मोहतरमा का ही है, वरना ये भाई साहब तो ऐसे किसी तकल्लुफ के कायल नहीं। बद तहजीब अदना लोग। आप जरा अपने एटीट्यूड को ठीक करें। आप होंगे किसी दौर के बादशाह। मैं भी क्वीन थी, मलिका, अलीज़े कहती है। क्या आप भी मलका थी? कहाँ की? अलीज़े जवाब देती है, इंस्टाग्राम की। ये कौन सी सल्तनत थी और किस बर्रे आजम में वाक़ थी? अलीज़े अकड़ कर जवाब देती है कि ये सल्तनत पूरी दुनिया में फैली हुई थी, यहाँ तक कि स्पेस में भी, और उसकी रियाया की तादाद 5 मिलियन यानी 50 लाख थी। ये तो बहुत अजीम सल्तनत मालूम होती है। अलीज़े कहती है, आपके बहनों गुमान से बाहर, और फिर कहती है कि आपका हुलिया कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अलीज़े ने उसे हिस्ट्री की किताब में शायद कहीं देखा था। वो पूछती है, क्या आप सिकंदर हो? नहीं, वो मेरा हम असर था, मगर मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और अजीम बादशाह था। अलीज़े खसियानी सी हंसी हंसकर कहती है, पता नहीं, मुझे तो इसलिए याद आया कि हिस्ट्री की बुक में एक ही बादशाह था जो दाढ़ी मूछों के बगैर था,
और मैं उसके चेहरे पर अजीब अजीब डिजाइन की मूछें बनाया करती थी। ये तमस्खर, ये ठठा इसलिए है कि अभी मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया। मेरा नाम सुनोगे तो कांप जाओगे, घुटनों के बल मेरी हिब्बत से पनाह मांगोगे। जमीन के तौलो औरज मेरे मार्कों के गवाह हैं, चप्पे चप्पे मेरी फतूहात के निशान हैं। याद है, याद हर एक को मेरी कहानी, मैं हूँ अलेक्सिस यूनानी। सिमोने और अलीज एक दूसरे को सपाट चेहरे से देखते हैं। कौन? मैंने ये नाम नहीं सुना। तुम उजड़ गंवार। मोहतरमा, आप यकीनन इल्म रखती होंगी, आपने तो हमारा नाम सुना है ना? अफसोस, अलीजे भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो भी कहती है कि सच बोलूं तो मैंने तो नहीं सुना। ओह, वो बदबख्त मोरखीन, मुझे यही अंदेशा था। क्या हुआ? क्या बताऊं, क्या सुनाऊं? तभी एलेक्सिस का फ्लैशबैक शुरू होता है। सीन नंबर 2। स्टेज पर 2 सिपाही आते हैं। बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार, सल्तनत यूनान के ममार। जलवागर होने को है वो शहंशाह, जिनकी खिबत की है शोहरत हर जा। पूरब पश्चिम जिसको सबको जिसने धूल चटाई, उत्तर दक्षिण दाग दिलों पर सबके बैठाई। तभी बिगल बजता है और अलेक्सिस और एक मौरख स्टेज पर आते हैं। देखे हैं जमाने ने बादशाह कही, पर मैं डालूंगा एक रीत नहीं। हर गुजरा पल मेरा बनेगा तारीख का हिस्सा। मैं दर्ज करूंगा तफसील से हर जंग का किस्सा। 22 मुल्कों को मैंने किया तख्तो ताराज, कौन कम बख्त है 23वां जिसकी बारी है आज। तभी एक तीर आकर अलेक्सिस को लगता है। उसके सिपाही यलगार चिल्लाते हुए स्टेज की दूसरी सिमत गायब हो जाते हैं। अलेक्सिस वहीं गिर जाता है, जंग की चीखों पुकार। सीन नंबर 3। कुछ लम्हों के बाद अलेक्सिस के सिपाही आते हैं और उसे एक दीवान पर लेटाते हैं। एक तबीब उसके जख्म पर मरहम लगा रहा है। अलीजा, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने आपके दुश्मन का खात्मा कर दिया है। शायद अब मेरा खात्मा भी नजदीक है। ऐसा मत कहिए अजीमुल मर्तबत बादशाह, आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरे अजीज यूनानियों, क्या दुनिया मुझे याद रखेगी? क्यों नहीं? वो तमाम शहर जहां से आपका गुजर हो और वो तमाम इलाके जिन पे आपके फतह के झंडे लहरा रहे हैं, वो सब अब तक आपकी शान में कसीदे गाएंगे। क्या इस शहरों में कोई बच्चा भी है हमारी कहानी सुनाने के लिए? हमारा शाही मोरख कहाँ है? हम अपनी दास्तां उसी के हवाले किए जा रहे हैं। वो जंग के हंगाम में फरार हो गया। फिक्र मत कीजिए, इस बुज़दिल को तो हम पकड़ ही लेंगे, मगर वो सिंदूक जिसमें आपकी समाहयात के नुस्खे मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। हम वो देखना चाहेंगे। बिल्कुल हजूर। 2 सिपाही संदूक लेने जाते हैं। बहुत वजनी है ना संदूक? आपके होश संभालने से लेकर अब तक के हर साल के वाकयात बकायदा जिल्द में मौजूद हैं। आप तरीक के पहले बादशाह होंगे जिसकी जिंदगी और कारनामे इस कदर तफसील से महफूज किए गए हैं। सिपाही लकड़ी का भारी संदूक लेकर आते हैं और दीवान के सामने रखते हैं। लीजिए, आप इन जिल्दों को देखना चाहेंगे? अलेक्सिस इस्पात में सर हिलाता है, सहारे से उठकर संदूक की तरफ मुतवज्जा होता है। एक सिपाही संदूक खोलता है और उसमें हाथ डालता है, मगर संदूक में से लकड़ी के बुरादे का ढेर निकलता है। खामोशी छा जाती है। तभी एक कासिद भागता भागता हुआ आता है और कहता है, अजीमुल मर्तबत बादशाह, दारुल हुकूमत से आपके उस्ताद मोहतरम ने यह पैगाम भिजवाया है कि इन इलाकों में अपने संदूक को दीमक से जरूर बचाइएगा। अफसोस, पैगाम पहुंचाने में जरा देर कर दी तुमने। सबके सर झुक जाते हैं, रोशनियां मध्यम हो जाती हैं। सीन नंबर 4। बैक टू मेन सेट।
फ्लैशबैक से वापसी, अलेक्सिस मगमूम सर झुकाए घुटनों पर बैठा है। तुम्हारे साथ अजब मामला हुआ। खैर, दुनिया की बातें दुनिया में रह गई। अब तो यहाँ गालिबन हमारा अमाल का वजन होना है। देखिए क्या बनता है। तो ये मामला अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? किसका इंतजार है? कोई है? कोई है? एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है और उसमें से रिसेप्शनिस्ट बाहर आती है। अलेक्सिस कुछ कहने लगता है, मगर वो एक फॉर्म उसके हाथ में पकड़ा कर निकल जाती है। ए हसीन कनीज, ये फार्म पुर करें। रिसेप्शनिस्ट अलीजे और सिमोनी को फॉर्म देती है। मजूब का फॉर्म देते हुए वो पूछती है कि लिखना आता है? मजूब उसे तकता रहता है। रिसेप्शनिस्ट समझ जाती है कि वो लिखना नहीं जानता। चुनाचा वो सिमोनी से कहती है कि जरा पास से हूं। सिमोनी सरक कर अलीजे के करीब बैठ जाता है। रिसेप्शनिस्ट सिमोनी के साथ बैठकर मजूब का फॉर्म फिल करने लगती है। सिमोनी अपने एक तरफ रिसेप्शनिस्ट और दूसरी तरफ अलीजे को बैठा देखकर कहता है कि हिसाब किताब से पहले ही बहस का माहौल मालूम हो रहा है। बहुत शौक ना हो, अभी खाता खुलना है आप सबका, लग के पता जाएगा। नाम? मजूब कराटे जैसी आवाज निकालता है। रिसेप्शनिस्ट उसी को फॉर्म पर लिख लेती है। बाप का नाम? आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं पता? देखें जी, फार्म पर खाना बना है तो ये तो बताना ही पड़ेगा, वरना फार्म में तब्दीली करवा कर लानी पड़ेगी। रिसेप्शनिस्ट सारे फॉर्म लेकर चली जाती है। उसे जाता देखकर सिमोनी मजदूब से बरहम होकर कहता है कि कुछ भी बोल देते हो, शायद इसी बहाने वो कुछ देर और बैठ जाती। हुस्न परस्त मालूम होते हो। परस्तिश तो मैं फकत अपने आइडियल्स की करता हूँ, मगर खूबसूरती और नफासत का मेरे पेशे से बराह रास्त ताल्लुक है। तुम कोई मुजस्मा साज थे? यूं ही समझ लो। तो क्या तुम्हारे बनाए शाहकार तुम्हारा नाम दुनिया में मौजूद रहा? किधर गया वो कूजागर, खबर नहीं, कोई सराग चाक से मिला नहीं। रोशनियां मध्यम होती हैं। सिमोनी का फ्लैशबैक शुरू होता है। सीन नंबर 5, अमीर शहर का दरबार। अमीर शहर अपनी मसनद पर बैठा है। दाएं बाएं दरबारी और वस्त में सफेद बालों वाला एक रूहानी पेशवा वाज कर रहा है। ये संसार एक कारखाना है, जहां हर जानदार के कंधे पर एक बोझ लदा है पेड़ को आदेश फल उगाने का, फूलों के सर काम जग को महकाने का। सूर्य देव जिसकी किरणें धरती को जीवन देती हैं, इसने हमें वो दर्जा बंदियां सिखाई हैं जो हमारे माशरे की जड़ हैं। इसकी रोशनियां हमारा मुकद्दस अज्सा है, अलग अलग रंग दिखाता है जो इंसानों के तबकात की उससे जुड़ी जिम्मेदारियों की पहचान है। बेशक बतौर हाकिम हमारी ये जिम्मेदारी है कि शहर का हर शख्स उस दर्जे के काज से बगावत ना करे जिसमें उसे पैदा किया गया है, उस रंग को फकड़ से पहने जो उसके दर्जे के लिए मखसूस है। बेशक बेशक। चौबदार, आखिर क्या वजह है कि इस कदर सख्त हुक्मनामे के जारी करने के बावजूद राया रंगों की हुर्मत का ख्याल नहीं कर रही? आलीजा, ये सब उस बागी सिमोनी की वजह से है। सिमोनी? क्या ये वही कमहार है जिसके हुनर की धूम पूरे शहर में है? जी हजूर, कहने को तो वो एक कुम्हार है। गीली मिट्टी को खूबसूरत बर्तनों में ढालता है, मगर इन बर्तनों पर बने नक्शो निगार में उसकी बगावत छुपी है। उसके पास रंग तैयार करने वाली ममनुआ अशियां हैं। वो इन रंगों का बेदरेग इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। पिछले अमावस मेरी घरवाली उससे एक सुराही लेकर आई तो क्या देखता हूँ, उस पर एक मोची का खाका बना है जिसने जिसने लाल दोशाला ओढ़ा है। क्या उसकी ये मजाल? क्या वो नहीं जानता कि लाल लिबास सिर्फ शाही खानदान के अफराद पहन सकते हैं? हम हुक्म देते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। हजूर, वो पिछले हफ्ते से गायब है। लगता है रूपोश हो गया है।
वो यकीनन शहर के बाहर किसी मौजूद खंडर में छुपा होगा। कल सुबह उसकी तलाश में सिपाहियों के एक दस्ते को रवाना करो। आज के मुकदमात पेश किए जाएं। हुजूर, एक शख्स खुद अपने जुर्म का एतराफ करना चाहता है। जरूर उसे पेश करो। जो एक लोग शख्स अपने जुर्म का खुद एतराफ करते हैं इन्हें हल्की सजा दी जाती है। एक शख्स आगे आता है। कहो क्या मामला है? हुजूर, कहते हुए जरा झिझकता हूँ। डरो नहीं, कहो। आलिजा, आलिजा, कल मैंने ऐसा गंदा ख्वाब देखा। बदतमीज, ये दरबार कानूनी मसलों पर गौर फिक्र और इंसाफ की फराहमी का मकाम है। तुम इस मुकद्दस जगह पे ऐसी बेहूदगी नहीं कर सकते। नहीं नहीं आलिजा, मेरे मसले का ताल्लुक कानून से ही है। आप इजाजत दे तो मैं बयान करूं। हाँ ठीक है, मगर अदब के दायरे में। आलिजा, कल मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैंने पीले रंग का चोगा पहना हुआ है। उफ, गुस्ताख। और मैं एक बाग में दौड़ता जा रहा हूं और मेरा पीला चोगा लहरा रहा है। बस करो, बस करो। बदबख्त, बार बार अपनी जुबान से हमारे मुकद्दस रंग का नाम ले रहे हो। बिल्कुल, ये रंग तो शाही खानदान के अफराद ही पहन सकते हैं और तुम एक अदना ताजिर होकर ये ख्वाब देखते हो। ये मुकद्दस रंग है। सिर्फ आला दर्जे के पुजारी इसकी सूरज की किरणों को छान कर इस रंग को कलच में उतार सकते हैं। वो सिर्फ सूरज देव के मुजस्मे को इस्तेमाल हो सकता है, बस। बेशक तुम्हारे तबके के लिए सफेद रंग मुख्तस है, इसमें खुश रहो। इसे ले जाओ और हर्जाना वसूल करो, वरना कोतवाल के पास ले जाकर कोरे लगवाओ। दरबारी उसे लेकर चला जाता है। एक शख्स दौड़ता हुआ आता है, चादर ओढ़ी हुई है। ठहरो बीबी, अपनी शनाख्त कराओ। अरे, मैं हजूर की फौज का सिपाही हूँ। हैं? तो चादर क्यों ओढ़ रखी है? हजूर, क्या बताऊं, ये सब उस बदबख्त कमहार का किया धरा है। सिमोनी, वो तुम्हें कहाँ मिला? आलीजा, आज तड़के जब मैं शहर के बाहरी फसील पर पहरा देकर लौट रहा था तो मुझे किसी के गाने की आवाज आई। ना कोई लाल है, ना कोई हरा है, ना हो सूरज की किरणें तो सब स्याह है। रूहानी पेशवा कहता है, ये क्या बकवास है? असल बकवास तो आगे होनी है। मैंने उस आवाज का ताक्कुब किया तो देखता हूँ कि वो जालिम हमारे सूर्य देव के मुजस्मे पर बैठा है और उस पर स्याह रंग पोत रहा है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच जाती है। तुमने उसकी गर्दन क्यों ना उड़ा दी? हुजूर, मैं ज़ाब्ते के मुताबिक अपने हथियार मोर्चे में ही छोड़कर आया था, मगर फिर भी उस पर झपटा और मुझे निहत्था देखकर उसने। क्या जदोकोप किया? नफी में सर हिलाता है। चादर उतारता है तो पूरा बदन और चेहरा अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है। चौबदार, अभी सिपाहियों का दस्ता तैयार करो और इसी पहर उस गुस्ताख को घसीट कर हमारे दरबार में लाओ। तभी सिमोनी रंगों का डब्बा उठाए दरबार में दाखिल होता है और अकड़ कर कहता है, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, हम खुद चले आए हैं। तुम्हारी इतनी। आप चुप कीजिए, अभी देखें हम क्या करते हैं। सिमोनी टांगे पसार कर दरबार के वस्त में बैठ जाता है और रंगों के डब्बे खोलने लगता है। ये लाल रंग का डब्बा है और ये सब्ज रंग का। दरबान जाकर कोतवाल को बुलाओ। हम लाल को सब्ज में मिलाएंगे और सब्ज को लाल में। कोई जल्दी से कोतवाल को बुलाए और उसे को अपना कोरा भी साथ लेता है। लीजिए, ये हो गया रंग तैयार। कौन सा रंग? कौन सा रंग? पीला। दरबार में बदहवासी फैल जाती है। ना कोई सूरज की किरणों को छान कर, ना कोई पुजारी बुलाए, फिर भी तैयार है रंग पीला। देखो इसमें क्या है। ब्रश भिगोकर सब पर छींटे फेंकना शुरू कर देता है। भगदड़ मच जाती है।
अमीर शहर, रूहानी, पेशवा सब छुपते नजर आते हैं। खूब हल्ला गुल्ला होता है। फिर चंद सिपाही एक जाल लेकर आते हैं और उसे फांस लेते हैं। अगले मंजर में सिमोनी को रस्सियों में बांध कर लाया जाता है और नीचे बिठाकर एक प्याला दिया जाता है, जिसे देखकर सिमोनी हंसने लगता है। जानते हो इसमें क्या है? हाँ, जहर, जिसे पीते ही मैं मर जाऊंगा। तो हंस क्यों रहे हो? जहर रंग बिरंगा है। जहर पी लेता है और मर जाता है। सिमोनी फ्लैशबैक ओवर। सीन 6, बैक टू मेन सेट। सिमोनी घुटनों पर बैठा है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उसमें से रिसेप्शनिस्ट आती है। हम बहुत देर से आपका। हमारे खाते में आपका कोई नामो निशान नहीं है। क्या आपके यहाँ भी राकिम हमारा शाही मौरिकी है? अरे हमने अपना नाम लिखने में गलती कर दी। ये लो। अब आप लोगों का मुआयना होगा। आ जाए डॉक्टर साहबा। क्या? रूहानी चेकअप। लैब कोट पहने दो लोग दाखिल होते हैं। एक सीनियर डॉक्टर मालूम होती है, दूसरी उसकी असिस्टेंट। SRI, सोल रेजोनेंस इमेजिंग नामी एक आला लगाकर सबकी रूहों का मुआयना किया जाता है। किसी की रूह पर गुरूर तो किसी की रूह पर बगावत और कहीं कहीं सेल्फ हार्म के घाव नजर आते हैं। मगर जाते जाते अलीजे के बारे में डॉक्टर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे सुनकर अलेक्सिस परेशान हो जाता है और उससे दरियाफ्त करता है कि एक बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। मर्जी से? अपनी मर्जी से? क्या है मेरी मर्जी? क्या चाहती थी मैं? अपनी जिंदगी पर किस कदर इख्तियार था मुझे? क्या चाहती थी मैं? अलीजे का फ्लैशबैक। सीन नंबर 7। अलीजे और अदनान बात करते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल होते हैं। समझने की कोशिश करो अलीजे, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। जो मर्जी हो जाए। नो इंटरव्यूज, नो वर्क टुमारो। ना समझी की बातें मत करो। तुमने आज बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। इसका डंका बजाना बेहद जरूरी है। अदनान प्लीज, आई नीड अ ब्रेक। तुम्हें पता है मैं कितने अरसे से वापस अपने शहर नहीं गई। आई नीड टू गो होम। और मेरा फियांसे बिलाल, वो भी मुझसे नाराज है। उसे भी तो मनाना है। आई नीड एट लीस्ट अ मंथ ऑफ अदनान। लिसन अलीजे, लेट मी क्लियर। ये शोबिस की हाई स्पीड लाइन है। यहाँ जैसे ही रफ्तार में कमी आई, कोई तुम्हें रोंद के आगे निकल जाएगा। बट आई एम सो स्ट्रेस्ड। ये लो इतनी सी बात। स्ट्रेस भगाने का टोटका मैंने तुम्हें दिया है ना। वेयर आर योर टैबलेट्स? अदनान अलीजे को दराज में से कुछ टेबलेट्स निकाल कर देता है और सी यू टुमारो कहकर चला जाता है। अलीजे सोफे पर नीम दराज है और रोशनी मध्यम हो चुकी है। मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजती है और मुख्तलिफ वॉइस मैसेजेस आते हैं। कोई उसे अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद दे रहा है तो कोई अपनी हक तलफी का रोना रो रहा है। कहीं किसी प्रोड्यूसर की धमकी तो कभी इसके एजेंट की तंबी। कुछ पैगाम अपनों के भी हैं। एक तरफ उसका मंगेतर तर्क ताल्लुकात का अंदिया दे रहा है तो एक तरफ वालिद अपनी खांसी को छुपाते हुए अपनी सेहत के मुतल्लिक झूठी तसल्ली दे रहे हैं। अलीजे एक और टैबलेट निकल लेती है। शोर कुछ थम जाता है, मगर कुछ देर बाद फिर वही टू 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 टू। मालूम हुआ है अब अलीजे की एक वीडियो लीक हो गई है। ताने, तमस्खुर, हंसी, लानत, मलामत और इसके बीच उसके डॉक्टर का वो सख्त इंतबाही पैगाम। इन चंगाड़ती आवाज़ों के भी बचने के लिए अलीजे फिर से टैबलेट तलाशने लगती है। टैबलेट तो नहीं मिलती, अलबत्ता एक पिस्तौल उसके हाथ लग जाता है। बूम। सीन नंबर 8, बैक टू मेन सेट। फ्लैशबैक खत्म हो चुका है। अलीजे उसी मुकाम पर गिरी हुई है। अलेक्सिस उसके पास जाता है। मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे मैं ये इजहार कर सकूं। रहने दो, अब हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। अरे वो नहीं, मैं तो दंग हूं कि तुम्हारे दौर में ऐसे हथियार बन चुके थे जो उंगली के इशारे से एक इंसान को ढेर कर दे। लो, कर लो बात। इस इंतजार से अब हम भी तंग आ चुके हैं। अरे भाई, कितनी देर है? हाँ भाई, हमारे हिसाब किताब में तो शायद वक्त लगे।
इनको तो सीधा सीधा जहन्नुम की राह दिखाओ। क्या मतलब? दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तभी सफेद चौके में मलबूस एक फरिश्तानुमा शख्स दाखिल होता है। सब किरदार उससे खौफजदा लगते हैं। हम इंतजार से तंग आ चुके हैं। इंतजार से तंग आ चुके हो? नहीं नहीं, हम तो हिसाब किताब। हो चुका है, हा 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 हा, मुकम्मल हो चुका है। तो क्या बना? फरिश्ता दायां दरवाजा खोलकर कहता है कि हिम्मत है तो आकर देख लो, मगर एक बात जान लो, एक बार जो इस ड्योरी को पूर कर लिया तो फिर यहाँ से वापसी की कोई सूरत नहीं। सब साकित हो जाते हैं। तभी सिमोनी कहता है कि कदम बढ़ाइए बादशाह सलामत, हम राया आपके पीछे हैं। जिनका जमाना आगे का है, आगे भी उन्हें ही जाना चाहिए। वैसे इस तरफ को है क्या? ऐसी बुलंदी जो तुम्हें हर दुख से आजाद कर देगी, हर गम को खुशी में बदल देगी। वहां बस चैन ही चैन है, चैन ही चैन। सब खुशी खुशी आगे को बढ़ने लगते हैं। तभी फरिश्ता गर्जदार आवाज में कहता है कि और ऐसी पस्ती, ऐसी जिल्लत जिसकी कोई हद नहीं, सदा इसमें ही गिरते जाओगे, कभी चैन ना पाओगे। सब एक दूसरे को खौफ से देखने लगते हैं। हुजूर, कुछ इशारा ही दे दीजिए, हम में से कितनों के लिए बुलंदी का फैसला हुआ है और किस बदबख्त का अब्दी मुकद्दर पस्ती है। कितनों का? हा 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 हा, तुम नहीं समझे। एक ही कहानी है इंसान की, जिसके तुम सब किरदार हो। तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारे कारनामों ने इसे शक्ल दी है, और आज यहाँ इसे इसके अख्ताम तक लाए हो। हजूर, हजूर, क्या कुछ रायत मिल सकती है? क्या कुछ मोहलत मिल सकती है? अंजाम से खौफजदा हो, यानी अपने कर्मों पर अतमाद नहीं। कोई एहसास जुर्म है क्या? बोलो। कोई एक हो तो बताएं। मैं फकत तुम्हारे लिए एक चीज कर सकता हूँ। तुम सबकी एक एक गलती जिस पर तुम नादिम हो, इसे मिटा सकता हूँ। शायद इससे तारीख बदल जाए, शायद इंसान की कहानी ने मोड़ ले सके, जिंदगी फिर से मिल सकती। तो क्या अलग करते? बयान करो। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि अगर फिर से जीने का मौका मिले तो बस जीने की कोशिश करूंगी। खूब। और तुम, यूनान की शान? इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ? अगर दोबारा जिंदगी मिले तो कोशिश करूंगा कि दूसरों को जिंदा रहने दूं। अच्छा, वाह, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। और तुम, कोज़ागर? वो वैसे काम तो मैंने सही किया था, मगर मुझे लगता है शिद्दत जरा ज्यादा थी। इतने फिसाद के बिना भी कुछ अच्छा कर सकता था। अच्छा। कुछ फर्क पड़ा? क्या इंसान की कहानी कुछ तब्दील हुई? मुझे तो नहीं लगता। हमारे उन कामों के पलटने से भी कुछ बदला है। बताइए जनाब, क्या मैं गलत हूँ? अपने चौथे साथी को बोलने का मौका नहीं दोगे? ये हुजूर, इसको तो रहने दीजिए। न जाने दुनिया में क्या फूंक कर मरा था, अब तलक नशे में पड़ा है। तभी मजूब पहली बार बोलता है। पस्ती, बुलंदी, ये पहले भी सुन चुका हूँ। ये बोल सकता है, ये बोल सकता है। मैं ही तो बोला था पहले, मैं ही तो बोला था। मजूब का फ्लैशबैक। सीन नंबर 9। दो सूटेड बूटेड सेल्समैन दाएं जाने से चलते हुए आते हैं। दोनों के हाथ में एक एक ब्रीफ केस है। मैं कह देता हूं, अब की बार कोई भन मत करना, वरना हमारा टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई, मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा, 2000 पैसे एक प्रोडक्ट लिए घूम रहे हैं, अभी तक किसी को कायल नहीं कर सके, और तुम कहते हो मायूसी की बातें मत करो। खुद बताओ, हम कहां कहां नहीं गए, किस किस जानदार के सामने वो ही प्रेजेंटेशन नहीं दोहराई।
हाथियों से शुरू हुए थे कि शरीफ सा जानवर है, आराम से मान सज जाएगा, मगर आराम से क्यों, वो तो किसी भी जतन से ना माना। ज़ीब्रा, जिराफा, ऊंट, भैंसा, तुमने समुद्र में डुबकियां लगवा दी, शायद व्हेल मछली ही मान जाए। अभी तक मेरी जेबों से रेत निकल रही है, उम्मीद बांधू तो किस पे? भाई हम जिस जानदार के मस्कन में आए हैं वो बाकियों से जरा मुख्तलिफ। हाँ, इसके बरक्स वो 2 टांगों पर चलता है। 2 पर चलता हो या 100 पर रींगता हो, मैं कह रहा हूं तो मामला खराब करने वाली की बात मत कर। एक तो मुश्किल से किसी जानदार को आमादा करने लगते हैं, तभी तुम्हें प्रोडक्ट के प्री रेक्विजिट्स याद आ जाते हैं। भाई ये भी हमारी जिम्मेदारी है। माना ये प्रोडक्ट लाजवाब है, मगर एहतियाती तदाबीर के बगैर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जब तक मुआहिदा ना हो जाए तुम साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करो। मगर मगर कुछ नहीं, एक बार मुआहिदा हो जाए तो हम खुद इसको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करवा के और फिर उसे प्रोडक्ट देंगे। वो कौन सा इकरारनामे पर अंगूठा लगाता ही प्रोडक्ट पर झपट पड़ेगा। चलो ठीक है, आओ। मगर वो है कहाँ? हेलो, कोई है? झाड़ियों में से मजजूब, जो अब एक केवमैन की वाज़े हालत में, यानी कि एक आदिम मानव की हालत में है, भागता हुआ निकलता है और बंदर की तरह उछल कूद करता है, स्टेज पर दाएं बाएं जाने जाता है। सेल्समैन पुचकार कर उसे पास बुलाते हैं। शाबाश, इधर आओ, डरो नहीं। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। केवमैन कोई जवाब नहीं देता। मैं तो भूल ही गया, पहले तुम्हें बोलने के काबिल करना है। ब्रीफ केस से एक डिवाइस निकालता है और उसका रुख केवमैन की तरफ करके बटन दबाता है। इसके बाद तुम बोलने लगोगे। केवमैन अटक अटक कर बोलने लगता है। देखो ये हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ब्रीफ केस से ब्रेसलेट निकालता है। क्या है ये? क्या क्या? ये शऊर का कंगन है, जो जानदार भी इसे कबूल करेगा वो इस जमीन का हाकिम बन जाएगा। क्या क्या? हाकिम मतलब सबसे ताकतवर। जिन जानवरों से तुम डरते थे, जिनके खौफ से तुम छुपते थे, वो तुम्हें देखकर दुम दबा कर भाग जाएगा। हाँ, तुम्हारा जहन इतना ताकतवर हो जाएगा कि तुम कुदरत के मज़ाहिर से फायदा उठा सकोगे। ये दरख्त, पहाड़, दरिया तुम्हारे साथी बन जाएंगे। अच्छा, कैसे कैसे? बस इस कंगन को पहनते ही तुम में शऊर आ जाएगा, फिर तुम्हें तहजीब की जिंदगी गुजारनी होगी। और फिर क्या? फिर ये जानवरों की तरह रहना खत्म। अभी जो जी रहे हो वो कोई जिंदगी थोड़ी है, बस खाया और सोया और अपनी नस्ल आगे बढ़ी। मतलब फिर मैं ये सब नहीं करूंगा? नहीं नहीं, ये सब भी होगा, मगर एक हिसाब से, एक खत में। और इसका सबसे बड़ा फायदा, बाकी जानवरों की तरह तुम मरने के बाद फना नहीं हो जाओगे, बल्कि रूहानी दुनिया में चले जाओगे। वो क्या है? बस ये समझ लो, वो इस दुनिया से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। वहां तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा है, मैं लूंगा ये कंगन, लूंगा और पहनते ही मर जाऊंगा, फिर मैं उस दुनिया में चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कर बैठना, वरना दोजख में चले जाओगे। दोजख आग का घर है, आग का। आग? आग क्या होती है? मुझे लगता है हम इस पर वक्त बर्बाद कर दें। इतना समझ लो कि दोजख में तुम हर वक्त बेचैन रहोगे, जबकि जन्नत, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, वहां हर वक्त चैन और सुख होगा। ये बातें तो समझते हो ना? हाँ हाँ। बस तो फिर ठीक है, इस फार्म पर अंगूठा लगाओ और अजमत हासिल कर लो। सेल्समैन उसका अंगूठा फॉर्म पर लगवाने लगते हैं, मगर जैसे ही केवमैन फॉर्म पर अंगूठा लगाने लगता है तो पीछे से गाना चलता है।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आवाज आवाज, ये कैसी आवाज थी? आज मैंने तो कुछ नहीं सुना, तुमने कुछ सुना? सेल्समैन 2 नफी में सर हिलाता है। केवमैन पाँव पर अंगूठा लगा देता है। पहला सेल्समैन एक तरफ को होकर दूसरे सेल्समैन से कहता है कि बस ठीक है, जबरदस्त। इस इकरारनामे को संभालो और अब तुम चाहो तो उसको वो सब एहतियाती तदाबीर बता दो, फिर हम जबकि दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि केवमैन कंगन उठा चुका है। अरे नहीं, गजब खुदा का, अभी पहले। केवमैन कंगन पहन चुका है। उसके कंगन पहनते ही एक तूफान का समा बन जाता है। जो पहले झुककर खड़ा था अब बिल्कुल सीधा खड़ा है और अकड़कर अपनी हाकिमियत का इजहार कर रहा है। दोनों सेल्समैन खौफजदा होकर वहां से निकलने वाली करते हैं। आखिरी सीन, बैक टू मेन सेट। केवमैन किंग कॉन्ग की तरह खड़ा है। तीनों किरदार फटी आंखों से उसे देख रहे हैं। फरिश्ता हंसकर कहता है कि इतनी देर में ये सब तुम्हें ना जान सके कि तुम आगाज हो जिसका ये अख्ताम है। हाँ, जिस पर ये इतराते हैं मैंने ही शुरू किया था। पहली गलती भी मैंने ही की थी, जल्दबाजी की, बेसब्री की। पर अब मैं सुधारूंगा, अपनी गलती को सुधारूंगा। तमाम किरदार बेचैनी से केवमैन की तरफ देखते हैं। वो कंगन को मजबूती से पकड़ चुका है और उसे एक झटके से उतार देता है। देखते ही देखते चारों किरदारों की कमरें झुकने लगती हैं और वो बंदरों की तरह उछल कूद करने लगते हैं। उछल कूद करते वो बाएं दरवाजे से चले जाते हैं और फरिश्ता बुलंद आवाज में तुम्हारा इंतजार रहेगा कहता हुआ कह लगाता हुआ दाएं दरवाजे से चला जाता है। बहुत शुक्रिया ये आपका और आपकी टीम का, साकिब, जिसमें आमिर अली थे, इशरत शाहीन थी, फहद आमिर सेठी थे, सबात मुअज्जम थी, अक्सा गरशीन और खुर्रम हामिद थे। तो दैट वाज साकिब स्टोरी अजल से अबद तक।